देखिए आपका ये एविडेंस में आपका बर्डन ऑफ प्रूफ पहले शुरू किया गया था। यानी कि आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो भाग थर्ड है, यानी कि पार्ट थर्ड, साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। इसमें आपका सबूत के भार के बारे में नियम जो था 101 से लेकर 105 तक, और जो इसके एक्सेप्शन या अपवाद हैं 106 से लेकर 114 ए तक। जबकि 106 हम बताए थे कि 101 का स्पेशल एक्सेप्शन है, विशिष्ट अपवाद है। तो आइए आपका 101 बता दिया गया, सबूत का प्रारंभिक भार, यानी कि फैक्टो प्रोबांडी। 102 भी हम बता चुके हैं, साबित करने का भार, ओनस प्रोबांडी। 103 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार किस पर होगा, तो जो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय इस विशिष्ट तथ्य में क्या करे, विश्वास। 104 से भी मेंस में क्वेश्चन बना है। 104 ये कहता है कि कोई तथ्य आप पेश कर रहे हैं और वह तथ्य किसी दूसरे पर निर्भर है, तो दूसरे तथ्य को साबित करने का भी भार किस पर होगा, तो जो पहले तथ्य को पेश करता है। जैसे आप मृत्युकालिक कथन पेश करते हैं तो यह जरूरी है कि आप दिखाइए कि जिस व्यक्ति का कथन है वह मर गया है, और तब आपका मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में क्या किया जाएगा, स्वीकार। तो ऐसी दशा में अगर आप चाहते हैं कि डीडी को हम कोर्ट में पेश करें, तो उसके पहले एक बात साबित करिए कि जिस व्यक्ति का कथन है वह क्या हो गया है, मर गया है। और इस बारे में नियम कहाँ दिया गया है, एविडेंस की धारा 104। एक आपका द्वितीयक साक्ष्य भी याद रखिएगा, समस्यात्मक क्वेश्चन अलग से हम बताएंगे। अब आइए 105 चला जाए। एक जहाँ तक 105 की बात है, धारा 105 से टिप्पणी में अलग से भी क्वेश्चन बना है। तो सेक्शन 105 आपका मने इस एंगल से पढ़िए ताकि टिप्पणी में भी आए, तो कम से कम आप 1.5 पेज लिख सकते हैं। इस एंगल से हम पढ़ा रहे हैं। यानी कि आपका 105 जब भी पढ़िए, आप इस एंगल से पढ़ेंगे कि आपका पिछली बार प्री में भी बिहार में आपका पूछा गया था 105 सेक्शन 105 को आपको पहले कोरिलेट करके कुछ जानिए, तब लेक्चर शुरू किया जाएगा। जब भी एविडेंस की धारा 105 पढ़िएगा तो फिर एक बार याद रखिएगा, एविडेंस की धारा 105 के साथ साथ आईपीसी की धारा ये पढ़ेंगे, आईपीसी की धारा 40, आईपीसी की धारा 41 और 76 से 106, ये आपको कवर करना पड़ेगा। आपका फिर एक बार देखिए, आईपीसी की धारा 6 क्या बताते हैं, पहले आईपीसी निपटा दिया जाए और तब आपका सेक्शन 105 जब शुरू होगा तब ये सब बातें शुरुआती दौर में ही पढ़ी जाती हैं। आईपीसी का सेक्शन 6 जो है आपका ये बताता है कि जो आईपीसी के अध्याय 4 में, यानी कि चैप्टर 4 में 76 से लेकर 106 तक में जो जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं, जो आपका बचाव दिए गए हैं, ये बचाव सभी अपराधों में मान्य होंगे। यानी कि अभियुक्त इन बचावों को ले सकता है, किन अपराधों में, सभी अपराधों में। अब सभी अपराधों में तो जो अपराध या ऑफेंस को आईपीसी में क्लियर किया गया है वह सेक्शन 40 में किया गया है। और अपराध का मतलब क्या हुआ, तो जो आईपीसी के तहत ऑफेंस हो वो भी अपराध, जो स्पेशल लॉ के तहत ऑफेंस हो वो भी अपराध, और जो लोकल लॉ के तहत ऑफेंस हो वो भी अपराध।
यानी कि आप 76 से 106 का बचाव जो आईपीसी में है अभियुक्त ले सकता है। आपका जितने आईपीसी में अपराध हैं उन सभी में, जितने विशेष विधि में अपराध हैं उन सभी में, और जितने लोकल लॉ में स्थानीय विधि में अपराध हैं उन सभी में। तो स्पेशल लॉ क्या होता है? ये 41 आईपीसी में परिभाषित हैं। लोकल लॉ क्या होता है? ये आईपीसी 42 में परिभाषित हैं। विशेष विधि का मतलब ये हुआ कि ऐसी विधि जो किसी विशेष विषय पर बनाई गई हो, जैसे कि SC/ST एक्ट हो गया, आपका पर्यावरण कानून हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जुनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, ये स्पेशल विषय पर बनाए गए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पेशल लॉ। और लोकल लॉ का मतलब ये हुआ कि ऐसी विधि जो भारत के किसी विशिष्ट क्षेत्र में लागू हो, यानी कि पूरे इंडिया में लागू नहीं है बल्कि इंडिया के किसी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे केवल प्रयागराज में लागू है कोई कानून तो ये लोकल लॉ, केवल यूपी में लागू है तो क्या होगा? लोकल लॉ। लेकिन पूरे भारत में लागू है तो लोकल लॉ नहीं होगा। तो फिर ये अब 76 से लेकर 106 तक का बंटवारा अब करिए। 76 से लेकर 106 तक में जो बंटवारा किया गया है वह दो भागों में बांटा गया है। एक सामान्य बचाव और दूसरा प्राइवेट प्रतिरक्षा या प्राइवेट डिफेंस। 76 से लेकर 95 तक की धाराओं में बचाव का आधार ये है कि व्यक्ति का एक्टस रिया होता है लेकिन मेंस रिया नहीं होती, यानी कि व्यक्ति आपराधिक कार्य करता है लेकिन उसका जो इंटेंशन है वह अपराध करने का नहीं होता। और मैक्सिम भी मैं बताया था, एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंसिट रिया। आपका आईपीसी में अगला चैप्टर यही चलना है, दुराशय। तो इसका मतलब कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा उस कार्य को करने का न हो। और इरादा न होने के कारण 76 से 95 तक में अभियुक्त को बचाव दिया जाता है। 96 से लेकर 106 में प्राइवेट डिफेंस हैं। इसमें जो बचाव का आधार है कार्यकारी नेबुल होना, जस्टिफाई होना, न्यायोचित होना, यानी कि व्यक्ति ये दिखाता है कि हमारा कार्य क्या था? सराहनीय था, उचित था। अब ये समस्या आई कि अपवाद दो प्रकार के होते हैं, पहले ये जान लीजिए तब 105 शुरू होगा भाई। जो एक्सेप्शन होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल एक्सेप्शन और एक स्पेशल एक्सेप्शन। यानी कि एक आपका सामान्य अपवाद और दूसरा विशिष्ट अपवाद। सामान्य अपवाद का मतलब कि सभी अपराधों में लिया जा सकता है बचाव उसका, और विशिष्ट अपवाद का मतलब कि सभी अपराधों में उसका बचाव नहीं लेंगे, केवल उस अपराध में लेंगे जिसका वह क्या है? अपवाद। जैसे कि दो उदाहरण देखिए। अगर किसी पर मर्डर या कत्ल या हत्या का इल्जाम है और वह व्यक्ति चाहता है कि वह धारा 300 में जो 5 एक्सेप्शन है उनमें अपना मामला सेट कर दे, तो ये जो 300 सेक्शन में 5 एक्सेप्शन है ये जनरल डिफेंस नहीं है, साधारण बचाव नहीं है, बल्कि ये कैसे हैं? विशिष्ट। तो विशिष्ट बचाव, ये बचाव सभी अपराधों में मान्य नहीं है, केवल किस में है? मर्डर में। दूसरा उदाहरण देखिए, डिफमेशन या मानहानि का उदाहरण 499 आईपीसी। आपका कितने अपवाद हैं उसमें? 10। तो वे जो अपवाद 10 हैं
वह साधारण अपवाद हैं कि विशिष्ट अपवाद हैं? साधारण नहीं है, वो कैसे अपवाद हैं? विशिष्ट अपवाद। और उनका अगर बचाव अभियुक्त लेता है तो इस बात को साबित करने का भार एक्यूज पर होगा, अभियुक्त पर ही होगा। अब आइए, आपका अपवाद भी दो प्रकार का देख लिए, एक सामान्य और दूसरा कौन? विशिष्ट। अब आइए 105 का एक दो और विशेषता है, तब शुरू किया जाए। 105 की अगली विशेषता है कि 105 जो सेक्शन है ये केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होता है, अर्थात केवल आपराधिक मामलों में लागू होगा, सिविल में नहीं, याद रखिए। दूसरा पहलू आइए, अगर अभियुक्त अपना मामला ये चाहता है कि जनरल एक्सेप्शन में आ जाए, यानी कि 76 से लेकर 106 में सेट हो जाए, या किसी विशिष्ट अपवाद में आ जाए, स्पेशल एक्सेप्शन में, या दंड की कम मात्रा में आ जाए, या आपका एक ही धारा के किसी खंड में आ जाए, कम से कम में, तो इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा? अभियुक्त पर ही होगा। यानी कि अभियुक्त को ही ये बात क्या करनी पड़ेगी? साबित। एक उदाहरण पहले देखिए, अभी बेरक न जानिए। उदाहरण आपको ये देखना है, उदाहरण के रूप में हम बताएं। मान लीजिए एक बालक है और वह अपराध किया है। अब बालक के खिलाफ एफआईआर होता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। वह बालक बचाव लेता है कि हजूर, जिस तारीख को मैं अपराध किया मैं 7 वर्ष से कम आयु का था, यानी कि आईपीसी की धारा 82 का बचाव लेता है। तो यह बात कोर्ट में प्रूफ या प्रमाणित करने का दायित्व किस पर होगा कि जिस दिन वह अपराध किया था 7 वर्ष से वह कम एज का था? अभियोजन पर नहीं, बल्कि किस पर होगा? अभियुक्त पर, यानी कि बालक पर ही होगा। यानी कि बालक के अधिवक्ता को कोर्ट के समक्ष ये बात साबित करनी होगी कि जिस समय बालक अपराध किया था उस समय वह 7 वर्ष से क्या था? कम। तो ये बात आखिर बताई कहाँ गई है एविडेंस में कि इस बात को प्रूफ करने की जिम्मेदारी एक्यूज पर ही होगी, अभियुक्त पर ही होगी। तो वह बताया गया है सेक्शन 105 में। बस ये याद रखिए। अब आइए आपका शुरू किया जाए 105। अब ये सामान्य बातें रही, कुछ ये भी जानना जरूरी है। देखिए, आपका सामान्यतः आपराधिक मामलों में सबूत का भार अभियोजन पर होता है, अर्थात इसका मतलब प्रोसिक्यूशन या अभियोजन का ये विधिक दायित्व होता है कि वह युक्त संदेह से परे बिना किसी रीजनेबल डाउट के अभियुक्त के दोष को साबित करे। अभियुक्त को आपका अपना बचाव करने का आपका कह सकते हैं कि आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ये तो प्रोसिक्यूशन का दायित्व है कि अभियुक्त के दोष को बिना किसी संदेह के कोर्ट में क्या करे? साबित। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 105 में इसका अपवाद सृजित किया गया है कि जहां अभियुक्त अपना बचाव लेता है तो उस बचाव को प्रूफ करने का दायित्व किस पर होगा? अभियुक्त पर ही होगा। लेकिन जो दायित्व अभियोजन पर है उतना कठिन दायित्व नहीं है। मैं फिर बता दूं, आपका युक्त संदेह से परे अभियुक्त को साबित नहीं करना है। फिर एक बार इसकी भूमिका देखिए कैसे भाई लिखेंगे। आपका लिए लिखेंगे कि आपराधिक मामलों में सबूत का भार हमेशा अभियोजन पर रहता है। सामान्यतः
यह कभी बदलता नहीं है आपका। लेकिन अगर अभियुक्त अपना मामला किसी अपवाद परंतु इत्यादि में सेट करता है, यानी कि अभियुक्त अपना बचाव करना चाहता है, तो ऐसी बातों को सिद्ध करने का भार किस पर होगा? अभियुक्त पर ही होगा। लेकिन ये कब? जब अभियुक्त अपना मामला या तो साधारण अपवाद इत्यादि में क्या करता है? लाना चाहता है। तो इस बात का उल्लेख धारा 105 में किया गया है। अब तुरंत आपका सेक्शन जो 105 का बेयर एक्ट है वह आपको देखना है, फिर एक दो दृष्टांत देखना है, और आपका कह सकते हैं कि क्रिमिनल मामलों में जो सबूत के भार से संबंधित दो मुख्य नियम हैं उनको देखना है। और कम से कम आपका अलग से क्वेश्चन आए तो 3 या 4 केस लिखेंगे, क्योंकि छोटी धारा है तो दृष्टांत भी लिखना है, बेयर एक्ट भी, उसकी व्याख्या भी, और 3 कम से कम क्या केस। अब बेयर एक्ट की भाषा देखी जाए भाई क्या कहता है। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तो पहला मामला आपका 105 कब अप्लाई होगी? पकड़ते रहिए पॉइंट। 105 तभी लागू होगी जब कोई व्यक्ति, यानी कि हम ए बना लें, ये अपराध का क्या हो? अभियुक्त हो। यानी कि इसका मतलब ये जो धारा है सिविल मामलों में लागू नहीं होगी, क्योंकि अपराध का अभियुक्त आपका सिविल में आता है कि क्रिमिनल में? तो सिविल में। यानी कि आपका, यानी कि पहली शर्त ये रही कि कोई व्यक्ति है जो अपराध का एक्यूड है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार, यानी कि उन परिस्थितियों के अस्तित्व को, यानी कि उस कंडीशन का एग्जिस्ट होना, मौजूद होना, अस्तित्व में होना, उस कंडीशन का भाई अस्तित्व में होना मतलब मौजूद होना, यानी कि उस कंडीशन का मौजूद होने को साबित करने का भार। तो किस कंडीशन को, किस परिस्थिति को? जो उस मामले को भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत ला देती हैं। अब शब्दों की व्याख्या करते रहिए। अर्थात अगर अभियुक्त ये चाहता है कि उसका मामला आईपीसी के साधारण अपवादों में सेट हो जाए, तो साधारण अपवाद अभी बताए गए, कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? 76 से लेकर 106 तक में। यानी कि अगर अभियुक्त चाहता है कि हजूर आप विश्वास करिए कि जो हमारा मामला है वह 76 से लेकर कहाँ तक में सेट हो रहा है? 106। तो 2-3 सेट करिए मामला। तो 2-3 उदाहरण यहाँ देखिए, 3-4 उदाहरण भाई समझिए, आपका कम से कम 3-4 उदाहरण छांट छांट के बताया जाए। पहला उदाहरण विधिक बाध्यता पर हम बता रहे हैं। ए एक अपराध का अभियुक्त है। अब उदाहरण पहले देखिए। ए एक सैनिक है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के अनुवर्तन में पालन करते हुए या समादेश में भीड़ पर गोली चलाता है। कुछ व्यक्ति मारे जाते हैं। ए पर मुकदमा चलता है कि इन्होंने गोली चलाकर मृत 2-3 लोगों की कारित की है। तो पहला नियम क्या है कि अभियोजन या प्राजिक्यूशन का ये दायित्व है कि वह युक्त युक्त संदेह से परे अभियुक्त के दोष को क्या करे? साबित। अभियुक्त अपनी ओर से कोई साक्ष्य पेश करने के लिए या मुंह खोलने के लिए बाध्य है कि नहीं? नहीं है। लेकिन जब अभियोजन थोड़ा अपना मामला सही कर लेता है और न्यायालय को लगता है कि साक्ष्य से तो ये इंडिकेट हो रहा है कि अभियुक्त ने ही ये अपराध किया, तब न्यायालय अभियुक्त को कहता है
कि तुम अपना डिफेंस करो, तुम अपना बचाव करो। और तब अभियुक्त जब अपना बचाव कर रहा होता है तो एविडेंस की धारा 105 कहती है कि अब पहला अभियुक्त को ये हक है कि वह अपने मामले को जनरल एक्सेप्शन में सेट कर दे। 76 से लेकर आईपीसी की धारा 106 तक सेट कर दे। अगर सेट कर देता है तो अभियुक्त कोई अपराध नहीं किया है, अभियुक्त बरी होने का क्या होगा, हकदार। तो 3-4 उदाहरण से समझिए, आपका लिखना तो एक ही उदाहरण रहेगा, लेकिन भाई आपका समझाने के लिए एक तो दृष्टांत वाला ही उदाहरण हम बता दे रहे हैं। ए पर आरोप है कि उसने बी की हत्या की। ए न्यायालय में यह अभिकथन करता है कि जिस समय उसने बी की हत्या की थी वह अनसाउंड माइंड होने के कारण, चित्त विकृत होने के कारण, कार्य की प्रकृति या कार्य अनलॉफुल है इत्यादि समझने में क्या था, असमर्थ। तो इस बात को प्रूफ करने का दायित्व कि वह अपराध करते समय अनसाउंड माइंड था और कार्य का नेचर जानने इत्यादि में असमर्थ था, इस बात को न्यायालय में प्रूफ करने का दायित्व किस पर होगा, अभियोजन पर नहीं, किस पर। क्यों अभियुक्त पर होगा, क्योंकि अभियुक्त अपना बचाव क्या करता है, अपवादों में लेना चाहता है। तो कौन सी धारा आ गई, 105। ये पहला उदाहरण जो दृष्टांत दिया गया है, इसी उदाहरण को लिखिएगा मेंस में। 3-4 उदाहरण हम एक्स्ट्रा बताते हैं। एक उदाहरण आपका ये 76 से हमने बता ही दिया कि सैनिक है, गोली चलाता है, उस पर मुकदमा चलता है, तो वह वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर गोली चलाया, वरिष्ठ अधिकारी का आदेश वैध था, इस बात को साबित करने का भार उसी सैनिक पर होगा, क्योंकि वह किस धारा का बचाव लेना चाहता है, 76 का। एक उदाहरण आपका 82 का मैं बता ही चुका हूँ। फिर आपका 84 का हो ही गया। आपका ये सम्मत का एक उदाहरण देख लिया जाए, आपका 92 का। 92 में आपका कंसेंट का एक उदाहरण देखा जाए। इधर ये एक व्यक्ति है जो घोड़े से गिर गया है, मूर्छित हो गया है, कुछ लोग उसको अस्पताल ले जाते हैं, डॉक्टर देखता है कि तुरंत ऑपरेशन आवश्यक है, नहीं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मृत्यु कारित करने का आशय डॉक्टर का नहीं रहता, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी रहती है, ज्ञान है कि हो सकता है ऑपरेशन से क्या हो जाए, मर जाए। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ऐसे कार्य के लिए कंसेंट दे दे। मूर्छित है तो दे नहीं सकता, उसके घर वाले भी नहीं हैं, तो बिना सम्मत के अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, मरीज मर गया, तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया। अगर डॉक्टर पर मरीज को उपेक्षा पूर्वक मारने का आरोप लगे तो डॉक्टर अपना बचाव 92 में सेट करना पड़ेगा कि हमने उचित सतर्कता और क्या बरती, सावधानी। अगला नियम आइए 100 का उदाहरण देखा जाए। ए पर आरोप है कि उसने बी की हत्या की और ए अपना बचाव लेना चाहता है कि हजूर हम अपने शरीर को बचाने के लिए बी की हत्या किए हैं, तो इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा, ए पर ही होगा, क्योंकि ए अपना मामला कहाँ सेट करना चाहता है, 76 से लेकर कहाँ तक की धाराओं में, 106। यानी कि 4-5 उदाहरण, एक दो प्राइवेट एक प्रतिरक्षा का ही बता दिया गया और सामान्य बचाव का। अगला देखिए आपका आपराधिक मामलों में हाँ अगला शब्द भाई बैरेक्ट अभी तो आधा ही हुआ। अगला देखिए जो उस मामले को
आईपीसी के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत, यानी कि 76 से लेकर कहाँ तक में सेट करना हो 106, या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में, तो उसी संहिता के किसी अन्य भाग को देखिए, उसी संहिता के किसी अन्य भाग में आपका कह सकते हैं, तो उसी संहिता के किसी अन्य भाग, यानी कि मान लीजिए कि अभियुक्त पर आपका घोर उपहत्य का इल्ज़ाम लगा है और अभियुक्त चाहता है कि हमने जो चोटें माने जो चोटें पीड़ित को पहुंची हैं वह घोर उपहत की कटघरी में नहीं आती, बल्कि किस में आती हैं, उपहत की कटघरी में। तो इस बात को भी साबित करने का भार किस पर होगा, अभियुक्त पर। अभियुक्त दिखा सकता है कि हजूर चोट इस नेचर की नहीं है कि ग्रेवियस हर्ट हो जाए। अगला ये, या उस अपराध की परिभाषा करने वाली किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परंतु के अंतर्गत कर देती हैं। अर्थात अगर अभियुक्त चाहता है कि उसका मामला किसी स्पेशल एक्सेप्शन में आ जाए, किसी विशेष अपवाद में आ जाए या परंतुक में आ जाए, तो इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा, अभियुक्त पर। तो आपका देखा जाए, कह सकते हैं कि विशेष अपवाद का उदाहरण, जब भी विशेष अपवाद का उदाहरण देखिएगा, आपका एक विशेष अपवाद का उदाहरण देखा जाए। विशेष अपवाद आपका दो उदाहरण विशेष अपवाद का अच्छे से देख सकते हैं। एक 499 आईपीसी जिसमें कि स्पेशल 10 एक्सेप्शन है। तो अगर कोई अभियुक्त पर, अगर किसी व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा हुआ है और वह चाहता है कि आईपीसी की धारा 499 में जो 10 अपवाद हैं उसमें हम किसी एक में अपना मामला सेट कर दें, तो इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा, आपका अभियुक्त पर। या परंतुक में मामला ला दे तो इस बात को भी साबित करने का भार किस पर होगा, तो आपका अभियुक्त पर होगा। या दंड की कम मात्रा में मामला ला दे तो इस बात को भी साबित करने का भार किस पर होगा, अभियुक्त पर। तो कुछ तो दंड की कम मात्रा बताइए जहाँ की आईपीसी में हो। जैसे कि आपका कह सकते हैं कि जो दंड की कम मात्रा है वह उपहत में भी देख सकते हैं, आपका मर्डर में भी देख सकते हैं। अर्थात अगर अभियुक्त ये दिखाता है कि हजूर हमने उपहत या साधारण चोट या हर्ट तो पहुंचाया, लेकिन हम प्रोवोकेशन में आ गए थे, प्रकोपन में। तो जैसे ही प्रकोपन साबित कर दे अभियुक्त, दंड की मात्रा में कमी होगी कि वृद्धि होती है, कमी। तो ये बात साबित करने का भार किस पर होगा कि हम प्रकोपन में आकर ये कार्य किए, अभियुक्त पर। क्योंकि वो चाहता है कि हमारा मामला अपराध की कटघरी में थोड़ा क्या आ जाए, कम में आ जाए। तो उदाहरण तमाम है भाई, उदाहरण आपका बहुत है। अगला शब्द देखिए, उस व्यक्ति पर है, उस व्यक्ति पर मतलब अभियुक्त पर है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा। लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन ये बता रहा है कि न्यायालय ये अनुमान किए रहेगा, कल्पना किया रहेगा, प्रिजम्पशन किया रहेगा कि ऐसी कोई
परिस्थिति विद्यमान नहीं थी। लेकिन ये जो अनुमान है ये उतना कठोर नहीं है, उतना मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अभियोजन ने साक्ष्य पेश किया है और न्यायालय को ये लगता है कि अभियोजन के साक्ष्य से ही ये इंडिकेट होता है कि अभियुक्त का मामला अपवादों में आता है, तो न्यायालय इस उपधारणा का खंडन करते हुए अभियुक्त को बरी कर सकता है। पहले उपधारणा समझिए, आपका यहाँ क्या मतलब है। न्यायालय यह अनुमान लगा कर चलेगा, यह कल्पना करके चलता है कि अभियुक्त का मामला न तो विशेष अपवाद में आता है, न ही साधारण, न ही किसी परंतु, न ही अपवाद, न ही दंड की कम मात्रा में। अगर अभियुक्त चाहे तो अपना मामला इन सबों में क्या कर सकता है, सेट। नहीं तो मान कर चला जाएगा कि आपका मामला इन सबों में आता नहीं। लेकिन ये अनुमान उतना कठोर नहीं है, उदार है। उदार इसलिए है कि अगर अभियुक्त ने अपनी ओर से कोई एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया और अभियोजन ने अपनी ओर से एविडेंस प्रस्तुत किया और न्यायालय को ये लगता है कि अभियोजन के साक्ष्य से ही ये इंडिकेट होता है कि अभियुक्त बचाव का हकदार है, यानी कि अभियुक्त का मामला तो कहाँ आता है, अपवाद में, तो ये उपधारणा जो थी ये खंडित हो जाएगी और न्यायालय अभियुक्त से बिना पूछे ही अभियुक्त को क्या कर देगा, बरी। एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए अभियोजन ने एविडेंस प्रस्तुत किया कि ए ने बी की हत्या की। मेडिकल रिपोर्ट ए का प्रस्तुत किया गया, ए का हाव भाव बताया गया और हाव भाव बताया गया। फिर आपका पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था तो अपनी डायरी में लिखे थे कि इसका जो आचरण था वो तो पागल का दिख रहा था, तो पागल को सही व्यक्ति के साथ रखा जाएगा कि अलग। इस बार आया भी था ना आपका पैरा, देखिए। हाँ, 161 है, 163 आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन। यानी कि पागल को आम माने आम कैदियों से अलग रखा जाए, क्योंकि अगर पागल आम कैदियों के साथ रहेगा तो उन्हें भी क्या कर देगा, पागल। तो मान लीजिए पुलिस ने लिखा, फिर मेडिकल कराया गया, घटनास्थल पर उपस्थित लोग वो थे, उन्होंने बयान दिया, अभियोजन ने पेश किया, न्यायालय ने देखा कि ये तो अभियोजन के साक्ष्य से इंडिकेट हो रहा है कि अभियुक्त अपराध करते समय क्या था, अनसाउंड माइंड, तो अभियुक्त को कुछ कहना नहीं है, अभियुक्त को अब बरी किया जाएगा। क्योंकि जो अनुमान न्यायालय लेकर चल रहा था कि अभियुक्त अनसाउंड माइंड नहीं है, वह उतना कठोर नहीं है। अभियोजन के साक्ष्य के आधार पर भी उसका क्या हो सकता है, खंडन। अगर अभियोजन साक्ष्य पेश किया उसी में निकल कर आ रहा है और नहीं निकल कर आ रहा है तो अभियुक्त आपका क्या करे, अपने अनसाउंड माइंडपन को साबित करे। 105 है ही। अब आइए, जो आपराधिक मामलों में सबूत के भार से संबंधित नियम है, वह दो नियम महत्वपूर्ण है। पहला नियम यह है कि न्यायालय यह उपधारणा किए रहता है कि अभियुक्त निर्दोष है, अतः अभियोजन का ये दायित्व है कि वह अभियुक्त के दोष को युक्त युक्त संदेह से परे क्या करे, साबित। और दूसरा आपका ये है कि जब अभियोजन युक्त युक्त संदेह से परे मामला साबित कर देता है और अभियुक्त अपना बचाव लेना चाहता है, तो ऐसी दशा में बचाव को साबित करने का भार अब किस पर होगा, अभियुक्त पर। वह बचाव ले तो बचाव को क्या करे, साबित करे। लेकिन ये कब कहा जाएगा, जब अभियोजन अपना कर्तव्य क्या किया हो, निभा दिया हो।
अब अभियोजन का साक्षी नहीं कमजोर था तो अभियुक्त से क्यों कहा जाए कि तुम बचा लो, पहले ही वो क्या हो गया, छूट गया। अब केस देखिए भाई, आपका केस आपका पहला है मुंशी राम बनाम दिल्ली प्रशासन। इसमें आपका दिया, इसमें उच्चतम न्यायालय ने मुंशी राम बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में यह निर्णय दिया कि यदि तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों से यह इंडिकेट होता है, यह इंगित होता है कि अभियुक्त का मामला जनरल एक्सेप्शन 76 से 106 में आता है, तो न्यायालय अभियुक्त को उसका लाभ देने के लिए बाध्य है, भले अभियुक्त ने उसका बचाव न लिया हो। लेकिन 7 से लगता है कि इसका मामला 76 से कहाँ तक में आ रहा है, 106। दूसरा केस है कांसी राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। आपका इसमें बताया गया कि प्रतिरक्षा का अधिकार लेते समय सबूत का भार अभियुक्त पर होता है, लेकिन यह अभियोजन पर आरोपित सबूत के भार के बराबर नहीं होता। तो फिर एक बार आइए, अभियोजन पर जो सबूत का भार होता है वह ये है कि अभियोजन युक्त युक्त संदेह से परे साबित करे कि अभियुक्त ने क्या किया है अपराध। तो क्या अभियुक्त पर ही उतनी कठोरता का भार होगा सबूत का कि वह युक्त युक्त संदेह से परे न्यायालय में साबित करे कि उसका मामला इन अपवादों में आता है? उतना कठोर नहीं है। वह न्यायालय के मन में एक क्या पैदा कर दे, संदेह कि हजूर ये देखिए, और संदेह हो गया तो संदेह का लाभ सदैव कौन पाएगा, अभियुक्त पालेगा। यानी कि अभियुक्त बरी होने का क्या होगा, हकदार। इसके बाद आपका एक केस और है श्री रविंद्र कुमार डे बनाम उड़ीसा राज्य। श्री रविंद्र कुमार डे बनाम उड़ीसा राज्य का ही लिखवा जाएगा आपका अगले टर्न पर। यानी कि आपका फिर वही बात बताई गई कि जितनी कठोरता से अभियोजन द्वारा मामला साबित करना है, उतनी कठोरता से अभियुक्त का बचाव साबित नहीं करना है। इसे न्यायालय के मन में एक क्या पैदा करा देना है, संदेह। तब भी न्यायालय क्या करेगा, आपका कह सकते हैं कि तब भी न्यायालय अभियुक्त को संदेह का क्या दे देगा, लाभ। लास्ट लाइन आइए, सामान्यतः अभियोजन का ये कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के दोष को युक्त युक्त संदेह से परे साबित करे, और जब अभियुक्त न्यायालय में आता है या लाया जाता है या हाजिर होता है तो न्यायालय ये अनुमान लगाकर चलते हैं कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया। लेकिन वर्तमान समय में बताया गया था कि यह जो नियम है ये शिथिलीकरण की अवस्था में है। कुछ मामलों में ये मानकर चला जाता है कोर्ट द्वारा कि अभियुक्त ने ही अभिकथित अपराध किया, जैसे महिलाओं से के विरुद्ध ज़्यादा अपराध हैं, जैसे कि 113 बी एविडेंस, 114 ए, 113 ए इत्यादि। तो आपका लास्ट में वही अपवाद लिख देना है। इस प्रकार 105 पर 3 केस कम से कम, और जो नियम कायदे हैं वो बताया गया। और क्या नियम कायदे हैं ये भी धारा मेंस में अलग से आती हैं, प्री में भी आया ही था बिहार में, तैयार रखिए।